तो बच्चों आज जो अपना टॉपिक है माइनर वेटनरी सर्जरी का वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब है हड्डी का टूटना या अस्थि भंग। हड्डी को अस्थि बोलते हैं, अस्थि का टूटना या हड्डी का टूटना फ्रैक्चर है। तो उसके बारे में आप अपना अध्ययन करेंगे कि फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर का मतलब ये है कि कोई हड्डी या कार्टिलेज की निरंतरता में जो निरंतरता उसकी टूटती है। यानी अगर सपोज करो कि ये हड्डी है, अगर ये बीच में से इस हड्डी के बीच में से अगर इसका टूट जाती है बीच में से, यानी इसकी निरंतरता टूट गई, जैसे निरंतर है लगातार, अगर ये टूट गई जैसे ये टूटी हुई है, जैसे निरंतरता टूट गई, तो ये इसको अपने फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसमें हड्डी या कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है, ये हड्डी की तरह भी मतलब कठोर होती है लेकिन ये लचीली होती है। ठीक है ना, कार्टिलेज जो हड्डी के जोड़ के बीच में होती है, कार्टिलेज जोड़ों को जोड़ने का काम आती है। तो हड्डी का या कार्टिलेज का निरंतरता में टूटना ही फ्रैक्चर कहलाता है। अब फ्रैक्चर के कारण क्या है, मुख्य रूप से फ्रैक्चर होने के क्या कारण है, फ्रैक्चर कैसे होते हैं पशुओं में, हड्डी कैसे टूटती है। तो इसके दो कारण हैं मेन। तो एक तो बाह्य कारण है एक्सटर्नल, और एक है इंटरनल कारण। एक्सटर्नल कारण में जो है उसका एक तो होता है चोट लगने से, यानी चोट किस प्रकार की चोट है और उसका फोर्स कितना है, बल कितना है चोट का, जो बारीक चीज से चोट लगती है उसके ऊपर उसका फ्रैक्चर डिपेंड करता है। तो अब चोट में क्या होता है, तो डायरेक्ट चोट होती है। चोट कैसे लगती है पशु को, डायरेक्ट चोट हो सकती है। डायरेक्ट चोट किस किस कारण से लग सकती है, किसी वाहन की टक्कर से लग सकती है, कोई गाड़ी है जैसे गाड़ी ने टक्कर मार दी सीधी, या पशु जब आपस में लड़ते हैं एक पशु दूसरे पशु पर टक्कर मारता है, यानी ये भी सीधी चोट हो गई। और अगर मान लो जैसे कोई मोटा हथियार है, मोटा मतलब मोटा बोलते हैं ना, मोटा हथियार जैसे लठ है या बड़ा कोई लाठी है, उसकी चोट अगर हड्डी पे पड़ती है, कोई मारता है ना उस पशु को बड़े लठ से मारता है तो भी हड्डी टूट सकती है। तो ये उसके मतलब क्या डायरेक्ट चोट लगती है, उसका कारण हो गया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रॉमा, यानी सीधी चोट नहीं लग के और किसी और कारण से मतलब हड्डी क्षतिगत हो जाती है ना, जैसे मान लो सीधी कोई चोट नहीं लगती, गाड़ी की टक्कर नहीं लगे, या मान लो आपस में लड़े ही नहीं पशु, या मान लो उसके कोई मारे भी नहीं किसी कोई लाठी से या ऐसे होते हथियार से। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। एक कारण तो हो सकता है कि अगर जैसे पशु जहाँ पे आप रखते हो अगर उसका फर्श पक्का है तो उसमें अगर पशु जो है चिकना फर्श है या सड़क है, उस पर अगर मान लो फिसल के गिर जाए तो उस सड़क के संपर्क में उसकी चोट लग सकती है, तो पशु की हड्डी टूट सकती है। या पशु तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, तेज रफ्तार से दौड़ते हुए तो भी हड्डी टूट सकती है। या पशु एकदम से कूदता है या भागता है, उस टाइम गिर सकता है पशु, तो ये प्रत्यक्ष रूप से हड्डी टूटने के कारण है। दूसरा क्या, पशु को जब अपने कहीं ऑपरेशन करना है, जैसे मान लो बधियाकरण करना है पशु का, तो उसको गिराना पड़ता है, तो उस टाइम अगर सावधानीपूर्वक नहीं गिराया और पशु अगर गिराने टाइम ऐसा सावधानी बरती गई तो उसकी हड्डी पशु टूट सकती है। तो ये कुछ कारण है जो मतलब डायरेक्ट अप्रत्यक्ष कारण है चोट लगने के। एक होता है आंतरिक कारण, और इसमें क्या है, हड्डी के चोट लगने से हड्डी नहीं टूटती। जैसे मान लो पहले हड्डी की चोट लगी, लकड़ी से लगी, या मान गिर गया, या उसके ऊपर गाड़ी ने टक्कर मार दी। लेकिन ये आंतरिक कारण है, इंट्रिंसिक काज आंतरिक कारण बोलते हैं, जिसमें कई प्रकार क्या होता है कि मांसपेशियाँ जो हड्डियों को जोड़ती है, मांसपेशियाँ जो हड्डी में मूवमेंट के काम आती है, उनमें कई बार संकुचन होता है, ऐसी बीमारियाँ हो जाती है या कोई कारण हो जाता है जिससे उसमें बहुत ज़्यादा संकुचन हो गया मांसपेशी में। तो वो मांसपेशी के संकुचन के कारण भी हड्डियों में हड्डी मतलब कि टूट सकती है, संकुचन कारण। तो ये मतलब ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, बड़े पशुओं में ऐसा नहीं होता, लेकिन छोटे पशुओं में इस तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं। जैसे मान लो छोटे पशुओं
फ्रैक्टर मेजर जो है, इस तरह के जो हड्डी से बाहर निकले होते हैं हड्डी, ये कई बार मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये टूट जाती है। तो इस प्रकार से ये मांसपेशियों संकुचन से भी हड्डी टूट सकती है। एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, यानी हड्डियों में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, हड्डियों की कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें चोट लगने का, चोट नहीं लगती है लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां टूट जाती है। जैसे ऑस्टियोमेलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ओस्टाइटिस है, रिकेट्स है, बोन ट्यूमर्स है, या बोन में सिस्ट है, बोन सिस्ट है, सिस्ट आपने पढ़ी थी, बोन सिस्ट हो गई, बोन में सिस्ट बन गई, या ऑस्टियोपोरोसिस की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, फास्फोरस डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, ये इस प्रकार की हड्डियों की बीमारियाँ हैं। रिकेट्स है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कुत्ते आपने देखे होंगे जिनकी टांगें मुड़ जाती है कुत्तों की, है ना, जिसमें फिर कैल्शियम देते हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ बीमारियाँ हैं पैथोलॉजिकल, जिससे भी हड्डियाँ टूट जाती है। तो ये तो हड्डियों के फ्रैक्चर के प्रकार हो गए कि किस किस प्रकार कौन कौन से प्रकार मतलब टूटने के कारण क्या है। अब अपने हड्डियों का फ्रैक्चर के वर्गीकरण करते हैं, फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके मेन जो है फ्रैक्चर के कारण अपने जो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं कितने प्रकार के फ्रैक्चर, तो उसको अलग अलग पैमाने से देखते हैं। एक उसका ये पैमाना है कि भाई हड्डी के वातावरण के संपर्क में आने से हड्डियाँ जो टूटती है तो वातावरण संपर्क में आई कि नहीं आई, है ना, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। एक हड्डी का कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर करेंगे। एक है कि उसकी डायमेंशन क्या है, डायरेक्शन क्या है फ्रैक्चर की। एक है फ्रैक्चर का रचनात्मक संबंध क्या है शरीर से, उसके आधार पर अलग अलग वर्गीकरण है। तो पहले अपने करते हैं फ्रैक्चर का बाह्य वातावरण से संबंध। इसको अपने यूँ समझ सकते हैं कि जैसे इसमें जो फ्रैक्चर है उसका बाहर के वातावरण से क्या संबंध है, उसमें अपने इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे। इसमें पहला प्रकार है साधारण अथवा सैवृत अस्थिभंग क्लोज्ड फ्रैक्चर, यानी इस प्रकार के फ्रैक्चर में घाव नहीं होता है, यानी हड्डी टूटेगी अंदर लेकिन चमड़ी जो है वो बाहर इंटैक्ट रहेगी, मसल्स चमड़ी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, वो टूटेगी नहीं, यानी घाव नहीं होगा, अंदर हड्डी टूट जाएगी। तो इसकी हड्डी का कोई भी हिस्सा जो बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया साधारण फ्रैक्चर। एक होता है विपरीत या कंपाउंड फ्रैक्चर। अब कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी भी टूटती है और चमड़ी जो है उसमें भी घाव हो जाता है, चमड़ी भी टूट जाती है, चमड़ी और मसल्स फट जाती है और वो जो हड्डी है वो बाहर निकल जाती है, हड्डी शरीर से बाहर दिखती है। इसमें क्या है कि संक्रमण का यानी इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। एक हो गया सिंपल फ्रैक्चर, एक कंपाउंड फ्रैक्चर, और एक होता है जटिल फ्रैक्चर। तीसरा कारण है जटिल फ्रैक्चर, इसका मतलब प्रकार है जिसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। इस प्रकार की हड्डी जब टूटती है तो आसपास की हड्डी के आसपास जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स है, मसल्स है, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और हड्डी टूटी हुई हड्डी का जो शिरा है, एक शिरा जो है वो इंटरनल जो ऑर्गन है उसके अंदर घुस जाता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ, साइड से टक्कर लगी और पसली टूट गई पशु की, और पसली टूटी हुई पसली का एक हिस्सा जो है वो हार्ट में, लीवर में ऐसे घुस जाता है कई बार अंदर की साइड में। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है उसको जटिल अस्थिभंग या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये आपके वातावरण से उसका क्या संबंध हुआ, हड्डी टूट के बाहर आई या शरीर में अंदर घुस गई, इसके आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का हो गया। अब फिर दूसरा वर्गीकरण करेंगे इसका, ये आपके एग्जाम में भी ऐसे आएगा कि भैया हड्डियों के फ्रैक्चर का वर्गीकरण जो है वो बाहरी वातावरण के आधार पर करो, कितने प्रकार का है। फिर आया उसका हड्डी के नुकसान पर, हड्डी का कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। उसके वर्गीकरण में एक तो होता है अपूर्ण फ्रैक्चर, यानी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, अधूरा फ्रैक्चर बोल सकते हैं, पूरा फ्रैक्चर नहीं है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। तो ऐसी अस्थिभंग जिसमें अधिकांश अस्थिभंग रेखा पूरी हड्डी को पार नहीं करती, यानी पूरी हड्डी पूरी चौड़ाई में नहीं टूटती, मतलब एक साइड में पूरी हड्डी, जैसे मान लो
ये एक हड्डी है, ये हड्डी है। अब अगर ये मान लो टूटती है तो पूरी इसकी चौड़ाई क्रॉस करने का मतलब है कि बिल्कुल दो टुकड़े हो गए इसके, तो ये पूरी होगी। लेकिन ये इनकम्प्लीट में ये पूरा नहीं टूटती, आधी हड्डी टूटती है। ठीक है, इसके क्या प्रकार है इसके अपूर्ण फ्रैक्चर के? एक तो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिच और फिशर फ्रैक्चर, डिप्रेशन फ्रैक्चर, ये इसके 3 प्रकार है। तो 3 प्रकार में पहले अपने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पढ़ेंगे। ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर में क्या होता है, इस प्रकार के फ्रैक्चर बड़े पशु में नहीं होते, छोटे पशु में होते हैं। छोटे पशु जो है उनमें हो गए, और हड्डी जो है वो इस प्रकार से गिरने से या चोट लगने से हड्डी जो मुड़ जाएगी, जैसे टीबिया फिबुला है वो मुड़ जाएगी। तो जो उसकी हड्डी की उत्तल सतह, उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स सतह, जो ऊपरी हुई सतह है ना, जैसे मान लो ये है ना सतह, इस तरह मुड़ेगी हड्डी, तो ये सतह जो है बार वाली सतह, ये कॉन्वेक्स सतह है उत्तल। इस साइड में हड्डी टूटेगी, इस साइड में, और वो उसमें सिर्फ दरार आएगी, हड्डी पूरी नहीं टूटेगी लेकिन उसको दरार आ जाएगी, जैसे चिर जाता है ना वैसे मतलब आएगी कॉन्वेक्स साइड में। तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। एक होता है फिशर फ्रैक्चर, हड्डी चोट लगने से पूरी तरह टूटती नहीं है, लेकिन उसमें क्रेक आ जाती है। क्रेक यानी पेरियोस्टियम जो है वो, इसमें पेरियोस्टियम सुरक्षित रहता है, इंटैक्ट रहता है पेरियोस्टियम, यानी ऊपर की परत जो हड्डी की वो है ओस्टियम, फिर आता है पेरियोस्टियम। तो इसमें सिर्फ जो दरार पड़ती है वो ओस्टियम में पड़ती है, ओस्टियम ऊपर वाली परत में। उसमें फिशर या क्रैक्स ये किसी भी दिशा में हो सकती है, और ये लंबाई में हो सकती है, ट्रांसवर्स हो सकती है, ओब्लिक हो सकती है। जो दरार पड़ती है ना ऊपर इसमें आपके ओस्टियम में, ये दरार एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये ज़्यादातर जो है टीबिया फिबुला में इस प्रकार की फ्रैक्चर पाया जाता है। फिर होता है डिप्रेशन फ्रैक्चर, इसमें हड्डी टूटती नहीं है पूरी, लेकिन हड्डी पे कोई चोट लगती है साइड से, तो हड्डी पे दबाव पड़ता है तो उसके अंदर गड्ढा पड़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना गड्ढा पड़ गया, अगर मान लो आप यूँ करते हो ना कि आटे का पेड़ा लेते हैं, आटे का पेड़ा, और उसके ऊपर अगर आप उंगली से दबाव दोगे तो उसमें गड्ढा पड़ेगा ना, बिल्कुल ऐसे हड्डी पे किसी चीज़ की चोट लगती है तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को डिप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। ये ज़्यादातर कौन सी बोन में होगा? या तो फ्रंटल बोन में होगा, जो खोपड़ी का आगे वाला हिस्सा ना, फ्रंटल बोन है, या आपके मैक्सिला बोन है, उनमें अगर इसे चोट लगे तो इस तरह का फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये आपके फ्रैक्चर हो गए इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और फिर होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, मतलब इसमें कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी जो है पूरी टूट जाती है, पूरी हड्डी टूट जाती है। उसमें हड्डी पूरी टूटती नहीं थी, इसमें हड्डी पूरी टूट जाती है। इसके क्या क्या प्रकार है? इसमें एक तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, यानी अनुप्रस्थ अस्थिभंग है। इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी मतलब हड्डी टूटती है लॉन्ग एक्सिस में, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी हड्डी ऐसे टूटती है जैसे ये हड्डी है, तो ये बीच में से टूटेगी पूरी इस तरह से, ये हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। तो ये जो फ्रैक्चर है ये आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया। ट्रांसवर्स यानी पूरा 2 टुकड़े हो गए। एक होता है तिरछा फ्रैक्चर। तिरछा फ्रैक्चर का मतलब ओब्लिक फ्रैक्चर है। ओब्लिक फ्रैक्चर, एक चार्ट ओब्लिक फ्रैक्चर। अब इसमें सेकेंड है तिर्यक तिरछा फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर। इसमें हड्डी पूरी टूटती है कंप्लीट, लेकिन वो तिरछी टूटती है, यानी ये फ्रैक्चर जो है वो पहले ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था, यानी बिल्कुल बीच में से टूट गई। अब ये लंबाई में टूटेगी लेकिन तिरछी टूटेगी, इस तरह से तिरछी, ठीक है ना, तिरछी टूटेगी, तिरछी। ये तिरछा फ्रैक्चर आप अपने मतलब के साथ साथ में इसको
जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें डायग्राम दिया, डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ जाओगे। तिरछा मतलब इस तरह से दो टुकड़े होंगे, तिरछे होंगे, ठीक है, ये हो गया। एक होता है सर्पिल घुमावदार फ्रैक्चर। सर्पिल का मतलब है कि सांप जैसे घूमता है वैसे फ्रैक्चर होगा, इस तरह से घुमावदार फ्रैक्चर होगा ऊपर, ठीक है, डी अंदर घुमावदार फ्रैक्चर हो जाएगा। जो डायग्राम में देखोगे तो उसमें भी होगा, जैसे ये है ना, यहाँ से फ्रैक्चर शुरू होगा, किस तरह से घूमता घूमता ऐसे घुमावदार फ्रैक्चर हो जाएगा। एक होता है विखंडित अस्थिभंग यानी कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी के टुकड़े ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें जो सर्कलाकार है ना, सर्पिलाकार जो मैं पहले बताया था, स्पाइरल फ्रैक्चर, उसमें टुकड़े नहीं होंगे वो, लेकिन स्पाइरल के रूप में हड्डी टूटेगी। इसके अंदर विखंडित अस्थिभंग या कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, इसके अंदर फ्रैक्चर में कम से कम 3 टुकड़े हो जाएंगे, उसमें जो हड्डी टूटेगी उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। और ये जो तीनों टुकड़े टूटेंगे ना, जैसे मान लो 3 टुकड़े हैं, इधर आपने यहाँ से बीच में से ये हड्डी टूटी, इसके 3 टुकड़े हो गए, तो ये तीनों टुकड़े जो एक ही जगह मिलेंगे, तीनों टुकड़े मिलान जो है एक ही जगह होगा इनका, एक जगह। ये हो गया कम्युनिटेड फ्रैक्चर। एक होता है बहुल अस्थिभंग, इसमें हड्डी के 3 से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ हड्डी टूटती है उसके टुकड़े जो है ना, वैसे तो हड्डी पूरी टूटेगी, लेकिन उसके टुकड़े 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, 4 या 5 या 6 टुकड़े हो जाएंगे उसको। और इसमें इस प्रकार के फ्रैक्चर में कोमल उत्तक जो होता है, जैसे मान लो मसल्स है या नर्व है, वेन है, उनका ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हड्डी टूटेगी उतनी ज़्यादा ये कोमल टिश्यू जो है उनका नुकसान होगा। एक होता है एवल्जन फ्रैक्चर यानी विदारण अस्थिभंग। एवल्जन का मतलब होता है कि ये ज़्यादातर क्या है कि जब चोट लगती है तो मांसपेशी भी खींचती है। मांसपेशी खींचा हुआ था, जो टूटा हुआ भाग है ना, वो मांसपेशी के साथ में अलग हो जाता है, हड्डी से अलग हो जाता है। जैसे मान लो मांसपेशी, भाई जो भी हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो है मांसपेशी तो होती है ना, हड्डी के ऊपर मांसपेशी है, तो मांसपेशी के साथ में हड्डी का टुकड़ा भी मांसपेशी के साथ अलग हो जाता है। पहले वाले जितने जो हड्डी टूटती जरूर है लेकिन रहती वहीं पे है, इसमें मांसपेशी के साथ में अलग हट जाएगी, मांसपेशी के साथ में चिपके। तो ये मतलब एवल्जन हो गया, एवल्जन फ्रैक्चर। अब इसका तीसरा प्रकार जो है, इसका अपने वर्गीकरण करेंगे, वो है हड्डियों के रचनात्मक समन पर आधारित फ्रैक्चर। हड्डियों के रचनात्मक समन के रचना के आधार पर हड्डी कहाँ से टूटी है, हड्डी किस जगह से टूटी है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण है। जैसे डाइफाइजियल फ्रैक्चर। डाइफाइजियल फ्रैक्चर जो है, जो डाइफाइसिस है, डाइफाइसिस किससे बोलते हो आप, जो बीच का हिस्सा है बोन का एक्सटर्नल, एक होता है ऊपरी हिस्सा, एक नीचे हिस्सा, एक बीच का जो शाफ्ट बोलते हो, उसमें जो फ्रैक्चर होगा लंबाई में, उसको बोलेंगे डाइफाइजियल फ्रैक्चर। और एक जो मेटाफाइसिस है, मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस भी है, मेटाफाइसिस है, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा। इनमें जो फ्रैक्चर होगा, अगर मान लो मेटाफाइसिस की तरफ फ्रैक्चर है तो मेटाफाइजियल फ्रैक्चर है, और एपीफाइसिस का फ्रैक्चर है तो एपीफाइजियल फ्रैक्चर है। और एक होता है कोंडाइलर फ्रैक्चर यानी कोंडाइल्स। कोंडाइल्स पढ़े ना आपने, बोन्स में कोंडाइल्स होता है, तो अगर कोंडाइल का फ्रैक्चर है, चाहे वो लेटरल कोंडाइल का हो, मीडियल कोंडाइल का हो, उसको फिर कोंडाइलर फ्रैक्चर बोलेंगे। बॉडी के बोन के किस हिस्से का फ्रैक्चर है उसके आधार पर इनका ये वर्गीकरण है। अब एक हो गया, ये तो फ्रैक्चर के प्रकार हो गए, ठीक है। अब फ्रैक्चर के लक्षण क्या है, भाई अब पशु का फ्रैक्चर हो गया मान लो, तो लक्षण क्या है। लक्षण ये है कि सबसे पहले लक्षण तो ये है कि उसका पशु का मतलब क्या है कि लक्षण के आधार पर पहचान करोगे उसकी। एक तो लक्षण के आधार पर पहचान करोगे, एक एक्सरे के रूप में भी, एक्सरे से भी पहचान कर सकते हैं। एक्सरे करके मालिक है साहब इसके टक्कर लगी थी या गिर गया था, अभी चल नहीं सकता है, इसकी सूजन आ गई, तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि फ्रैक्चर है, कैसा फ्रैक्चर है। एक तो उसको वेटनरी के अंदर सबसे बड़ी समस्या
क्या है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े शहर का मतलब जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल हो गया, या जैसे जयपुर का हॉस्पिटल हो गया, ये बड़े हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एक्सरे की सुविधा है। तो वहाँ पे एक्सरे से पता लग जाएगा कि हड्डी कौन सी टूटी है, कितनी टूटी है, कितना नुकसान है, और इसका आगे उपचार कैसे कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह पे छोटे हॉस्पिटल है, जैसे गाँव में हॉस्पिटल है, सब सेंटर है, वहाँ पे अगर पशु आएगा तो आपको सिर्फ लक्षण के आधार पर ही उसका निदान करना पड़ेगा कि क्या हड्डी कौन सी टूटी है, कैसे टूटी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, जैसे उसके लक्षण क्या है, दर्द होगा, जिस स्थान पे फ्रैक्चर हुआ है उसको अगर दबाओगे आप हाथ से तो पशु दर्द महसूस करेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो इन्फ्लेमेशन हुआ है, दर्द होगा। एक साधारण कार्य में व्यवधान हो जाएगा, मतलब साधारण कार्य में क्या है कि पशु चल नहीं पाएगा, चलेगा तो लगड़ा चलेगा, और जिस पैर का मान लो आगे वाले पैर का, पीछे वाले पैर का जिसका फ्रैक्चर हुआ है, तो उस पर पशु अपना शरीर का वजन नहीं रखेगा, वजन नहीं रखता है, वो इस तरह से खड़ा होगा जैसे मतलब उसके दर्द है। आपने पशु को देखा होगा, जब फ्रैक्चर हो जाता है या पेन होता है तो अपना टो रखता है जमीन पे, धीरे से दूसरे पैर पे ज़्यादा भार रखता है। तो ये साधारण कार्य में या चलने में, काम करने में व्यवधान हो जाएगा। और एक मतलब कि एबनॉर्मल पोस्चर हो जाएगा पशु का, मतलब खड़ा रहने का तरीका, बैठने का तरीका एबनॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल जैसे बैठता है वैसे नहीं बैठेगा, क्योंकि हड्डी का टूटा हुआ भाग, जो हड्डी टूटेगी तो सामान्य स्थिति में नहीं होगी, या तो हड्डी पैर टेढ़ा हो जाएगा, बैठेगा तो टेढ़ा बैठेगा। और आप अगर टूटे हुए भाग को, जैसे मान लो आपके पास पशु आता है तो उसका पैर आगे वाला, पीछे वाला, कहीं से भी अगर फ्रैक्चर था आप उसको पकड़ के मतलब हाथ से आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे करके दबाओगे तो वो टूटा हुआ हिस्सा आपको महसूस हो जाएगा। आगे पीछे करोगे तो टूटा हुआ इधर उधर वो हिलने लग जाता है, टूटा हुआ हिस्सा। फिर उसमें कई बार क्या त्वचा फट जाती है, जैसे एक फ्रैक्चर पढ़ा ना अभी आपने, सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में चमड़ी भी फट जाती है, चमड़ी फट जाती है तो हड्डी बाहर निकल के दिखती है आपको, हमें टूट हो गया। एक उसमें रिपीटेड साउंड, यानी कड़कड़ की आवाज़, चढ़ चढ़ बोलता है ना, चढ़ चढ़ की आवाज़, जैसे आप कागज़ के टुकड़े को पकड़ के यूँ करते हो तो उसमें आवाज़ आती है। जैसे वैसे अगर आप टूटे हुए पोर्शन को पकड़ोगे, दोनों साइड से हिलाओगे तो उसमें जो टूटे हुए सिरे वो आपस में कर चढ़ चढ़ की आवाज़ करेंगे। ये उसकी पहचान है। फिर वो उसका एक्सरे, उसका एक्सरे की सुविधा, तो एक्सरे करेंगे तो पता लग जाएगा हड्डी कौन सी टूटी है, कितनी टूटी हुई है, और उसके बनावट में क्या अंतर आ गया। ये उसका लक्षण है जिसके आधार पर तो उसका निदान करते हैं, पहचान करते हैं भाई हाँ ये हड्डी टूट गई है। लास्ट में आता है उसका उपचार। उपचार में सबसे पहले काम आपको ये करना है, पशु को आराम देना है, इधर उधर चलाना फिराना नहीं है। और अगर मान लो तो फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर है, चमड़ी वगैरह फट गई है, ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो आप उसको ब्लड को रोकने का काम करोगे। ब्लड को पहले ब्लड को रोकोगे ताकि क्या ज़्यादा ब्लड निकलने से पशु मर सकता है ना, इसलिए पहले ब्लड को रोकोगे। और जैसे आपने पहले पढ़ा था इसका डिसलोकेशन जो पढ़ा था आपने, यानी जोड़ का उतरना, वही सिद्धांत जो है इस फ्रैक्चर में काम आएगा ट्रीटमेंट का। कि पहले उसको इलाज के लिए रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है कि टूटे हुए दो सिरे जो हड्डी के हैं, 2 या 3 टुकड़े हो गए, उनको आपस में मिलाना। कैसे मिलाओगे? खींच के, मतलब खींच खांच के, जैसे भी आप टुकड़े हैं उनको सेट करोगे, इसे रिडक्शन बोलते हैं। और एक उसके बाद में होता है इमोबिलाइजेशन, यानी अगर आपने उसको सही कर दिया, टूटे हुए हड्डी को, टूटी हुई को, तो उसी स्थिति में उस हड्डी को अपने को रखना है, उसी स्थिति में, तभी तो वो जुड़ेगी। अगर उसी स्थिति में रखोगे फिर वो अलग अलग हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करोगे? इमोबिलाइजेशन और फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन उसको करेंगे। तो रिडक्शन जो है उसको तो आप टुकड़े को इतना से वो नज़दीक लाने की कोशिश करोगे, हाथ से ही करोगे। अगर मान लो ओपन है तो सर्जरी से उसको सेट कर दो सही। और अभी
इसको कैसे करोगे? तो रिडक्शन का काम करोगे मैनिपुलेशन से, हाथ से करोगे, इधर उधर खींच खांच के। एक करोगे सर्जरी से, अगर मान लो ओपन है तो उसको सर्जरी करके उसको सही सेट करोगे। और एक होता है इमोबिलाइजेशन। अब इमोबिलाइजेशन में क्या करोगे? तो उसको फिक्स करना है। तो इसके लिए फिक्सेशन का कारण एक तो ये है कि हड्डी का जैसे टाइप देख लो, कौन से पैर की हड्डी नीचे वाली है ऊपर वाली है, उसको खपचियाँ बोलते हैं ना, फट्टी को काट के खपचियाँ बना लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर को रस्सी से बांध के उसको एक प्रकार का ऊपर पैर में बांध नीचे से बना देते हैं। आपने गौशाला वगैरह में देखा होगा, हड्डी टूटती है तो पहले उसको उस जगह को साफ करते हैं, साफ करके हड्डी को सेट कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। उसके बाद में फिर वो रुई लगा लेते हैं ऊपर, रुई, ताकि क्या है कि ऊपर जब खपचियाँ लगाओगे फटियाँ, तो उसके ऊपर जो चमड़ी वगैरह है उसको नुकसान नहीं हो। फिर वो उसको ऊपर खपचियों को बांध देंगे, कस के बांध देंगे। बांधने के बाद में फिर उसके जैसी कंडीशन है प्लास्टर और पेरिस उस पर कर देंगे तो वो फिक्स रहेगा। अब इसमें फिक्स करने के लिए जो आपको क्या करना है कि जॉइंट जो है, जो हड्डी टूटी उसका एक तो ऊपर वाला जोड़ और एक नीचे वाला जोड़, इन दोनों को भी साथ में लेना है। इनको भी मतलब उसमें प्लास्टर करके उसके अंदर लेना था, ताकि जोड़ नहीं लेगा तो वो हड्डी जो है वो फिक्स रहेगी आपकी, ताकि वो अगर फिक्स रहेगी तो जल्दी जुड़ेगी। ये प्लास्टर की विधि हो गई। और एक जो है, अगर मान लो इंटरनल फिक्सेशन करना हो, ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल फिक्सेशन करना हो तो फिर उसको सलेके के द्वारा हड्डी को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? उसके लिए एक तो पिनिंग करते हैं, इंट्रा मेडुलरी पिनिंग, आंतरिक, जैसे मान लो बोन मेरो के अंदर जो अस्थि गुहा है उसके अंदर पिनिंग करते हैं। ये पिने के एक तो स्टिनमैन पिन है, एक रश पिन है, और एक कॉन्सुलर पिन है। ये अलग अलग टाइप की पिन है जो सर्जरी में काम में लेते हैं। प्लेट्स भी लगाते हैं, प्लेट्स अंदर प्लेट्स लगाते हैं, स्क्रू से कसते हैं, वायर है, और प्रिजनर्स स्प्लिंट है, मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट आती है आजकल मॉडिफाइड, वो लगाते हैं। तो ये सर्जिकल इंटरनल इमोबिलाइजेशन के लिए काम में लेते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब एक लास्ट में आता है कि भाई हड्डी के जुड़ने पर, हड्डी जुड़ जाए, इसमें कौन कौन से कारक ऐसे जो उस पर असर डालते हैं? हड्डी जुड़ने में कौन कौन से कारक है जो असर डालते हैं, ताकि अपने उसको ध्यान रखें, भाई जिन चीज़ों को ध्यान रखें तो हड्डी जल्दी जुड़ेगी। तो एक तो क्या है कि अगर पशु यंग एज में है, छोटा है, या मान लो यंग है 2-3 साल का, 4 साल का, तो उसकी हड्डी थोड़ी जल्दी जुड़ेगी, क्योंकि उसमें ये जो मिनरल मिक्सचर जो है जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। उससे क्या है, उसकी हड्डी जल्दी जुड़ेगी। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा है, उसका हेल्थ सिस्टम भी सही होती है। जितना ओल्ड पशु होगा उतना जो हड्डी है उसका जुड़ाव कम होगा या लेट होगा। और एक फ्रैक्चर किस प्रकार का है? अगर सिंपल फ्रैक्चर है तो जल्दी हो जाएगा, और अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है जिसमें घाव हो गया हड्डी का, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो वो थोड़ा लेट जुड़ेगी। एक है कि हड्डी छोटी है, बड़ी हड्डी है, छोटी हड्डी होगी जल्दी जुड़ जाएगी, बड़ी हड्डी होगी जैसे मान लो हिप जॉइंट की है, ऊपर वाली ह्यूमरस है, या पीछे वाले पे फीमर है, ये थोड़ी लेट जुड़ेगी। अगर उसमें फ्रैक्चर में जो कोमल टिश्यू है, कोमल टिश्यू का अगर नुकसान कम हुआ है तो जल्दी जुड़ेगी। अगर कोमल टिश्यू ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए तो लेट जुड़ेगा। अगर मान लो फ्रैक्चर में इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा फ्रैक्चर ठीक होने में, हीलिंग होने में देरी लगेगी। एक अगर ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले, अगर उसमें फ्रैक्चर के अंदर हड्डी जो टुकड़े हैं उनका गैप ज़्यादा रहेगा, यानी इसीलिए अपने रिडक्शन करते हैं, उसको फिट करते हैं। अगर उसमें गैप ज़्यादा है तो भी जुड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर उसमें
ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा है तो जल्दी जुड़ेगी, इसलिए थोड़ा उसको फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करते टाइम ऊपर जो प्लास्टर पेस्ट करते हैं थोड़ा ध्यान रखते हैं ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन पे गलत प्रभाव नहीं पड़े, यानी वो सही चलता रहे। वो एक तो उसका इमोबिलाइजेशन रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन अच्छे प्रकार से करें। एक हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन है या मिनरल है, कैल्शियम, फास्फोरस आदि है, अगर इनकी मात्रा उचित होगी तो हड्डी जल्दी जुड़ेगी। एक अगर हड्डी जब फ्रैक्चर हो तो उसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन है, ओस्टाकोर्टिन है, बेटालोग वगैरह, ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, ये ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए। ये अगर आप यूज़ करोगे तो फ्रैक्चर की हीलिंग बहुत लेट होगी। एक फ्रैक्चर किस जगह का, अगर नी जॉइंट का, पेस्टन जॉइंट का, इधर इनका फ्रैक्चर है तो जल्दी हील हो जाएगा क्योंकि वहाँ मूवमेंट नहीं होगी, आपने प्लास्टर होगी। तो अगर हिप जॉइंट का नहीं है तो वहाँ पे मूवमेंट आप उसको इमोबिलाइज करने में दिक्कत होगी तो थोड़ा लेट जुड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि पशु को हड्डी जब टूटती है उसका इलाज करते हैं तो उसको कम से कम मूवमेंट होना चाहिए, उसको चलना फिरना, उसका आराम कराना चाहिए और उसको संतुलित आहार देना चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये जो चीज़ें हैं, मिनरल जो है, ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि हड्डी की फॉर्मेशन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये चीज़ें ज़्यादा काम आती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके ट्रीटमेंट को, यानी फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट को जल्दी भरेगा, उसको अफेक्ट करती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।